मुझे घूमने का शौक है। मैं बताऊं कि जब मैं आईआईटी में आप लोग साथ था, मैं बड़ा साधारण परिवार से, मैंने बताया कि ऐसे परिवार था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसे हम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वहाँ से जो पता चला कि कानपुर से लखनऊ की दौड़ हुई, मैं उस पर भाग गया, वॉलंटियर किया मैंने, कुछ मैं आऊँगा दौड़ में, लखनऊ देख ले आ गए, पैदल दौड़ करके आ गए, पैदल दौड़ करके। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड पे। और आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, जो कि एक ज़माने में आईआईटी कानपुर के छात्र थे मेरी तरह, पर आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद अंकित। सबसे पहले तो जब आपका मैसेज मुझे मिला कि आप चाहते हैं कि आईआईटी के बच्चों के लिए मुझसे बात करके उनको भी कुछ जानकारी मिले कि मैंने अब तक क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में, तो बहुत अच्छा लगा और इसीलिए आज आपको मैंने समय दिया कि आज आपसे खुल करके बात करेंगे। सर, बच्चे आपसे काफ़ी प्रभावित रहे हैं ऑलरेडी आईआईटी कानपुर के। तो सर, जब आपकी एंट्री हुई रूम में, तो ऐसे वाकई हमें भी एक फीलिंग आई कि कोई पावरफुल व्यक्ति रूम के अंदर आया है। तो सर, ऐसा लगा कि आप एक ऑथोरिटी और एक पावर होल्ड करते हैं, तो यू फील पावरफुल और यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल, इट ब्रिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, पावर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। मुख्य सचिव का पद जो होता है वो पूरे प्रदेश में जो हमारी सिविल सर्विसेज है, कार्यपालिका, उसके सर्वोच्च पद होता है और उसको ओवरसी करना पड़ता है। तमाम सारे हमारे चाहे सचिवालय के कार्य हों, उसको लेकर के फील्ड में जो हमारे कार्य हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें कोई पावर नहीं है। पावर तो स्वतः आपको बहुत सारे जो शासन के द्वारा मुख्य सचिव को, चूँकि ऐसी स्थिति उससे आपको पावर मिलता है, लेकिन उस पावर के साथ जो जिम्मेदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। सर, वापस मैं आपको कॉलेज के दिनों में ले जाना चाहूँगा। जब आप आईआईटी कानपुर के छात्र थे, तो सर उस ज़माने में आपके पास और भी करियर ऑप्शंस थे। आप हिंदुस्तान के सबसे टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एक में थे। तो आपने आईएएस के लिए क्यों चूज़ किया? आप कहीं विदेश जा सकते थे, कोई और नौकरी कर सकते थे, तो सिविल सर्विस से। ये अंकित, ये एक बहुत अच्छी कहानी है और मैं कई बार शेयर भी कर चुका हूँ लोगों के साथ। को मैं आईआईटी कानपुर में न केवल इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था, बल्कि मैं वहाँ का टॉपर भी था। आपको बता दूं कि जब मैं आईआईटी कानपुर से जब मैं फाइनल ईयर पास आउट किया तो मैं 10.0 मेरी सीपीआई थी। 10.0। और मैं ये भी बता दूं आपको, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी टॉपर था, पूरे बैच का भी टॉपर था। और वही नहीं, बल्कि मैं, हमारा बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो मेरे साथ श्रीकांत श्रीवास्तव हुआ करते थे, अनफॉर्चुनेटली भी वो नहीं है, तो हम दोनों ने बनाया था। उस जमाने में X5 प्लॉटर बनाया था, तो वहाँ भी बहुत अच्छे थे और मैं पूरे बैच का बेस्ट ऑलराउंडर भी था। ये सारे के सारे अवार्ड मुझे आईआईटी कानपुर मिले थे। अब आप सोचोगे कि कैसे मैं आईएएस में आ गया। और अभी मैं जैसे हाल में आईआईटी में कई बार गया हूँ, वहाँ देखा कि आजकल बच्चों के सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिस ज़माने में 1983 में जब मैं पास आउट कर रहा था बीटेक का, उस समय हम लोग के सामने लगता था कि विदेश जाने के अलावा, खासतौर से ऐसे बच्चे जिनका जो एकेडमिक करियर बहुत अच्छा हो, विदेश जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जैसा होता है, थर्ड ईयर के बाद लोग अपना जीआरई का एग्ज़ाम देते हैं, टॉफल का एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारी और तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे होते थे बहुत सारे बच्चे जो कि अपनी जुबान भी बदल लेते थे। ऐसा लगता था कि वो अमेरिकन होकर के बोलना चालू कर देते। हम लोग बड़े मजाक उड़ाते थे जो है। तो ऐसी स्थिति में मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूं क्या। तो मैं कई सारे प्रोफेसर से मिला। अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर या और, तो जिससे मिलता था वो कहते थे कि भाई तुम्हें क्या सोचना है, तुमको तो अमेरिका के बेस्ट यूनिवर्सिटी में फेलोशिप के साथ तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, कोई भी प्रोफेसर तुम्हारे बारे में इतना अच्छा लिखेगा, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं, तुम्हें तो वहीं जाना चाहिए और तुम्हारे लिए वही फील्ड बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि खाना आप खाइए तो खाने के बाद मन नहीं भरता, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा उत्तर मिला प्रोफेसर वी राजा रमन, जिनको देश में कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। वो हम उनसे मैंने अब आज की डेट में क्या सब्जेक्ट है मालूम नहीं, बट उसमें TH306 हुआ करता था, कंप्यूटर की हमने पढ़ाई की थी उनके साथ में, समर में प्रोजेक्ट भी किया था। और अभी भी करीब 90 साल की उम्र है। प्रोफेसर वी राजा रमन IISc बेंगलोर में प्रोफेसर एमेरिटस हैं अभी भी है और बहुत सारी किताबें लिखते हैं। जब कभी मैं जाता हूँ, अगर मैं बेंगलोर कभी भी जाऊँ, किसी काम से जाऊँ, तो मैं बगैर नागा उनका चरण छूने जरूर जाता हूँ, उनका भी और आंटी का भी छूने जाता हूँ, कि आंटी भी उसमें
हमारे स्टूडेंट अफेयर्स में बहुत एक्टिव होती थी, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, बट उनके साथ में बहुत काम किया। तो अब प्रोफेसर राजा रमन के पास जब मैं गया, मैं था और हमारे साथ एक अजय भूषण पांडे जो हमारे बैचमेट हैं आईएएस में, महाराष्ट्र कैडर के। इसमें भारत सरकार में वो सेवानिवृत्ति के बाद एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हेड कर रहे हैं। तो हम दोनों जब उनके पास पहुंचे, उनसे हमने बात किया कि सर हम लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि हम लोग क्या करें। सारे बाकी बच्चे जो है अब जीआरई टॉफल देना चालू कर दिए, तैयारी करना चालू कर, हम लोग क्या करें। तो उन्होंने हमसे काउंटर क्वेश्चन किया, आखिर तुम क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से। तो मैंने समझ लिया, हमने कहा सर हम तो यही चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ काम करें और अपने परिवार के लिए कुछ काम करें, क्योंकि मैं बड़े साधारण परिवार से, गांव से निकला हुआ था, गांव से पढ़ करके। हमारे छोटे भाई बहन सब हमसे छोटे थे, मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा था। मेरे पिताजी एक साधारण सी क्लर्कियल सर्विस राज्य सरकार की सेवा में थे। तो हमें लगा कि हम अपने परिवार का भी ध्यान रखें और अपने देश के लिए, क्योंकि मेरे मन में अपने देश के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक जो कहते हैं भक्ति थी। कारण है कि जब मैं गांव से निकला और गांव से निकल करके सीधे रांची पहुंच गया, और मुझे पढ़ाया किसने? भारत सरकार ने पढ़ाया मुझे। खाना पीना रहना कपड़ा, मैं गांव से निकला था, अंग्रेजी नहीं जानता था, अंग्रेजी की शिक्षा सब कुछ मुझे भारत सरकार ने कराया। और जब मैं आईआईटी पहुंचा, वहाँ भी मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी, सारा चीज़ मुझे, मैंने फीस भी माफ़ थी, मेरी स्कॉलरशिप मिल रही थी बहुत सारी। तो ये सब कुछ मैं इतना अपने देश के प्रति था कि मुझे इतना सारा मौका मिला है, मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। तो प्रोफेसर राजा रमन का उत्तर बड़ा सिंपल था। बोले कि देखो भाई, तुम लोग अगर अमेरिका जाओगे तो तुमको उससे तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान काम है, लेकिन तुम N+1 सिंड्रोम में फंस जाओगे। मैं पहले बार सुना था N+1 सिंड्रोम। बोले तुम अभी जाओगे तो तुम्हें वहाँ के एकेडमिक्स बहुत अच्छा लगेगा, तुम वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाओगे, चाहे MIT हो, चाहे मैसेच्यूसेट्स हो, वहाँ तुम पहुँचोगे, हार्वर्ड में पहुँचोगे, तो वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद नौकरी तुम वहाँ करना चालू करोगे, वहाँ पे भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तब तक तुम्हारी शादी हो जाएगी। चाहे तुम हिंदुस्तानी से शादी करो या कोई विदेशी मेम से शादी करो, उसको वहाँ पे इतना अच्छा लगेगा कि वो हिंदुस्तान नहीं आना चाहेगी। फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चों को तो हिंदुस्तान में आना। अब वो आज का भारत नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ 1980 का भारत बात कर रहा हूँ। हमारे देश में जो विदेशों में लोग जाते थे, बहुत फ़र्क था। आज तो हमारा देश विदेशों से कम्पीट किया बहुत सारे मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन उस ज़माने में हमको लगता था अमेरिका ही दुनिया का स्वर्ग जैसे लगता था। तो कहे कि वो तो तुम्हारे बच्चे कभी हिंदुस्तान आना नहीं चाहेंगे। तो तुम जब कभी आने का सोचोगे, तुम्हारे बच्चे हो, चाहे तुम्हारी बीवी हो, या तुम्हारा खुद का अपना काम करने का तरीका हो, तुम्हें लगेगा चलो अगले साल आएंगे। तो ये N+1 सिंड्रोम। बोले कि तुम कभी हिंदुस्तान नहीं आओगे, और अगर तुम अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने देश में ही सोचना चाहिए तुम्हें क्या करो। बाकी तुम्हें इतने मौके मिलेंगे, कुछ भी करोगे इतने मौके मिलेंगे, तुम दुनिया के तमाम सारे देशों में जाओगे, अमेरिका कितने बार जाओगे, ये मैं अभी से बता देता हूँ। मुझे लगा, उस दिन लगा कि वास्तव में सही खाना मुझे उस दिन परोसा गया था और मेरा मन भर गया। मैंने भी और हमारे अजय भूषण पांडे, हम दोनों ने तय किया कि हम लोग सिविल सर्विसेज लिखेंगे, क्योंकि हमें लगा कि इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतने अवसर हैं कि हम अपने उन स्किल्स को, क्योंकि आईआईटी में लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग स्किल्स नहीं, आईआईटी की एजुकेशन एक ऑलराउंडर स्किल है। जो पढ़ाई होती है, जिस प्रकार की एक्सपर्टीज हम डेवलप करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें वो कमिटमेंट था, इसलिए हमने सोचा कि सिविल सर्विसेज का इम्तहान देंगे, और फिर हम दोनों ने साथ साथ इम्तहान दिया। मैं बताऊं कि हमने तो पहले हमने सोचा था कि मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था मैं। मतलब मैं कभी, मेरा छोटा भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ता था, मैं इलाहाबाद जाता था, एमएससी के बच्चे मेरे से पूछने आ जाते, मैथ्स पूछने आते, मैं बहुत मैथ्स में बहुत अच्छा था। लेकिन ये भी बड़ी खास कहानी है, हमने मैथ्स के कोर्सेज की, हमने भी और अजय ने भी साथ साथ कोर्सेज किए। 4th ईयर में किए। 5th ईयर में जब रिजल्ट आया, तो हमारे यहाँ के 2 लोग थे जिनको हम बहुत प्रॉबेबल मानते थे कि इनका तो आईएएस में हो ही जाएगा। दोनों का नहीं हुआ रिजल्ट में, उनका मेंस में नहीं हुआ। जब रिजल्ट नंबर आए तो पता चला मैथ्स में उनके इतने कम नंबर थे दोनों के। एक तो बीएससी का टॉपर हुआ करता था, एमएससी कर रहा था हमारे यहाँ, दूसरा सिविल इंजीनियरिंग का था, वो बहुत मैथ्स अच्छा था। तो हम दोनों लोग अपने झोले में किताब रखे, जितनी मैथ्स वाली किताब थी, जितना पढ़ाई किए थे, कई सारे कोर्सेज थे, सब ले जाके दुकान पे पहुंच गए आर्यनगर में, और वहाँ जाके दुकान वाले को बोले ये सब किताब आप खरीद सकते हो। बोला कि खरीद लेंगे आधे दाम पे। हमने कहा फिजिक्स जो आईएएस की तैयारी होती है उसकी किताब है? हमने कहा बिल्कुल है। हमने वो किताबें खरीदी
और बताओ 5th ईयर में जाके हमने फिजिक्स सोचा, नहीं तो पहले तो हम मैथ सोच रहे थे। तो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा भी सब्जेक्ट था, और हमारे जो हमारे पांडे हैं, अजय भूषण पांडे, उनका भी विषय था। हमने सोचा कि हम जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का इम्तहान होता है उसको एज ए प्रैक्टिस देते हैं। मैं अपनी सही भावना बता रहा हूँ कि मैंने सोचा कि उसको प्रैक्टिस देते हैं, और इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि 4 विषय पे होता है उसमें इम्तहान, हमने दोनों का फॉर्म भर दिया। और उसका इम्तहान पहले होता है, रिटन टेस्ट पहले होता है, इंटरव्यूज का पहले होता है। हमने कहा वो मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर सिविल सर्विसेज मेरा मेन एग्जामिनेशन हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। हमने 4 पेपर इलेक्ट्रिकल के दिए, 4 पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के दिए, और फिर 2 इंटरव्यू मैंने दिया, दोनों फेस किया। और जब रिजल्ट आया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा पूरे देश में पोजीशन नंबर 1 थी, रैंक 1 था मेरा, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मेरा रैंक 2 था। और जब आईएएस का रिजल्ट आया तो उसमें मेरी रैंक 19 थी, 19 रैंक थी। वो भी इसलिए कि इंटरव्यू में मेरे नंबर थोड़े कम हो गए थे, पता नहीं, मेरे हो सकता है कि मेरे पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीज़ पाई हो इंटरव्यू बोर्ड ने, अदरवाइज मैं तो पूरा संतुष्ट था, चूँकि नंबर कम थे, अदरवाइज वहाँ भी मेरा नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन हो जाती। ये सारा का सारा, चूँकि आईआईटी का एजुकेशन हमारा जो था, हमारे अंदर एक ऐसी भावना था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्सेलेंस के तब कर सकते हैं। और हमारा एक ऑल राउंड डेवलपमेंट आईआईटी में होता था। हम ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ते थे, इंजीनियरिंग भी पढ़ते थे, साइंसेज भी पढ़ते थे, बहुत सारे और एक्टिविटीज़ करते थे। मैं समझता हूँ उसका लाभ मुझे मिला, और इससे पहले अटेम्प्ट में इन सारे मेरा सिलेक्शन भी हो गया, और मैं आईएएस फाइल कर लिया। जी सर, बहुत बहुत बढ़िया। आपकी कमिटमेंट जो थी सर, वाकई काबिल तारीफ़ है देश को लेके। तो सर, आजकल के जो सिविल सर्वेंट हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो आजकल जो इस सर्विस का जो चार्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिवनेस लोग देखते हैं कि काफ़ी पावर होल्ड करते हैं। तो ये जॉब से बढ़कर कुछ हो चुका है आजकल के युवाओं की नज़रों में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ उल्टी सीधी बातें, भाई सोशल मीडिया इज़ ए काइंड ऑफ ए कम्युनिकेशन है। और सिविल सर्विसेज में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं जो सीधा सीधा लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। जब हम एसडीएम थे, एडीएम थे, डीएम थे, कमिश्नर थे, उस लेवल पे जो हम थे, तब सीधा हम फील्ड में काम करते थे, जो डायरेक्टली एक्सक्यूशन करने में लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करता था। चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में हो, लोगों की ज़मीन के बारे में हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हो, चाहे वो हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, किसी सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर से हो, हॉर्टिकल्चर से हो, ये सब सारी विषय सीधे सीधे असर करते हैं। जब हम सरकार में पहुंचते हैं तो सरकार में हम उसके प्लानिंग से ऊपर बढ़ करके उसको स्कीम को कैसे कंसीव किया जाए, कैसे उसको मॉनिटर रिव्यू किया जाए, इन सारी विषयों पे हम आ जाते हैं। और हमारा हर समय, मतलब हमारे आईएएस पर जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा, हम हर समय लोगों के साथ, पब्लिक साथ जुड़े होते हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे माननीय विधायकगण हो, माननीय सांसदगण हो, माननीय मंत्रीगण हो, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, सीधे सीधे उनके साथ हमारा संपर्क होता है। तो ऐसे में जो अगर अच्छे काम हो रहे हैं, लोगों तक जानकारी देना ताकि लोग उससे जुड़ सकें, और जहाँ कहीं हम उनको कोई एक्सक्यूशन में अगर कोई कमी आ रही है उससे करना, उससे फिर और इन्फॉर्मेशन सीख करना कि हमारे कहाँ पे और सुधार कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन का टूल है, लेकिन ये सेल्फ प्रमोशन का टूल नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट फॉर प्रमोटिंग, क्योंकि देखिए, ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है एनोनिमिटी। हम आगे नहीं हैं, हम काम सारे के सारे कर रहे हैं, लेकिन काम करते समय हमारे जो हमारा एक ये तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सारा काम होता है वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। तो उन जनता के प्रतिनिधियों का वो सामने सामने हो वो काम हो, लेकिन पीछे की तरफ से जो हम लोग जो सारा सारा सपोर्ट करते हैं वो हमें होना चाहिए। तो कुछ एक लोग अपने को सेल्फ प्रमोट करते हैं, वो तो बात मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जनसंवाद करना, जनता से उनकी जानकारी लेना सोशल, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग टूल हो गया है आज की डेट में, तो उसका मैं समझता हूँ कि स्वागत करता हूँ, होना चाहिए। हाँ सर, एक सवाल ये भी है कि जैसे अभी आपने कहा कि जैसे आपके जो फैसले हैं काफ़ी बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं। तो जो चीफ सेक्रेटरी की जो सेक्रेटरी लेवल की जो पोस्ट होती है वो अमूमन देखते हैं कि 25 से 30 साल की सर्विस के बाद दी जाती है। तो आपको ये नहीं लगता कि कोई यंग आईएएस में भी इतनी काबिलियत हो सकती है कि वो इस पोजीशन को होल्ड कर सकता है, या फिर अनुभव
बहुत नेसेसरी है सेक्रेटरी पोजीशंस के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने की बात है। जब हम एसडीएम थे तो हमारा अलग जिम्मेदारी था, डीएम थे तो हमारी अलग जिम्मेदारी थी। हम विशेष सचिव बने, प्रमुख सचिव बने। भारत सरकार में मैं डायरेक्टर बना, संयुक्त सचिव बना, एडिशनल सेक्रेटरी बना, सेक्रेटरी रहा भारत सरकार में। हर लेवल पे अलग अलग किस्म की जिम्मेदारी होती है, अलग अलग किस्म के अनुभव होते हैं। तो एक होता है नॉलेज और दूसरा होता है एक्सपीरियंस, और इसके आधार पे बनती है एक्सपर्टीज। तो आप जितना ज़्यादा तप करके, जैसे जितना ज़्यादा तपाए जाएंगे, जितनी ज़्यादा आपने फील्ड में काम किया, जैसे जिसको एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड में काम करने का, तो वो बहुत सारे निर्णय लेने से डरता है। देखिए, जब फील्ड में आपका बहुत सारा अनुभव हो गया, आपको मालूम है कि कैसी चीज़ें ऑपरेट करती हैं, तो आपको डर नहीं लगता है। आप बोल ली, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं संविधान के तहत काम कर रहे हैं, संविधान में दी गई शक्तियों के आधार पर काम कर रहे हैं, उसके आधार पर बहुत सारे देश के कानून बने, उनके आधार पर काम कर रहे हैं। तो आज देखिए 26 नवंबर का संविधान दिवस है, हम उसके आधार पर काम कर रहे हैं। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के तहत काम करते हैं। तो ये आपका अनुभव बहुत मायने रखता है। ये दूसरी बात है कि कई बार होता है कि यंग आदमी बहुत इंथुसियास्टिक होता है, लेकिन इंथुसियाज्म के चक्कर में आपका चूंकि कार्य का प्रभाव बहुत बड़ा व्यापक है और लोगों के जिंदगी को सीधा सीधा प्रभावित करने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि अनुभव का उस पर सरोकार बहुत आवश्यक है। अब जैसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो मैं आगरा में डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी हुआ करता था, सोनभद्र में जिलाधिकारी था। अब सोनभद्र हमारा जिला बिल्कुल अलग किस्म का जिला है, वो ट्राइबल जिला है। वहाँ पे काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन हमारी जनजातियों की पॉपुलेशन है। वहाँ पे इनएक्सेसिबल बहुत पहाड़ है, झरने हैं, दूर दूर आबादी नहीं है। कितनी जगह मैं पैदल जाता था, कितनी जगह मैं वहाँ पे मैंने साइकिल से जाता था, वहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं, उनके लिए काम करना। और दूसरी तरफ वहाँ पे देखिए पावर, वहाँ जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पावर वहाँ पे जो हमारा शक्ति नगर है, बीजनगर है, वो सब हिंडाल्को है, रेणु सागर है, वो सब इतना सारा वहाँ पे काम होता है। तो एक अलग किस्म का अनुभव था। जब मैं आगरा पहुँचा कलेक्टर होकर के, तो आगरा में बिल्कुल वहाँ पे दुनिया भर के इतने सैलानी आते हैं, पूरे देश भर के लोग आते हैं, उनको अलग व्यवस्था, उनके अलग चीज़ देखने की बात है। तो ये हमारे अनुभव धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। या विभागों में मैं अलग अलग विभाग में काम किया, खेल विभाग में भी मैंने काम किया, पर्यटन में काम किया, नागरिक उड्डयन में काम किया, कृषि विभाग में काम किया। मैंने ऐसे इतने सारे विभागों में काम करने से आपके अनुभव बढ़ते चले जाते हैं। वो बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि चूंकि आप एक पब्लिक पॉलिसी के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो। जब मैं भारत सरकार में सचिव बना और मैं सीधे जो है, आपने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सुना होगा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, तो पूरे देश में चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, पूरे देश में न केवल उसको जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पूरे देश को स्वच्छ करना है, ओपन डिफिकेशन फ्री करना है, जिससे कि लोग शौच या किसी प्रकार का जो जो देखते हैं उस चीज़ को लोग आसमान के अंदर वो सीधे सीधे जो खुले में नहीं करें, या कूड़े का निस्तारण करना, उसको कूड़े को कैसे निस्तारण करें। अब इन चीज़ों को जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है, उस विजन को कैसे ट्रांसलेट किया जाए, ये अनुभव हमारे काम आए। जो फिर जैसे यहाँ पे मैं प्रमुख सचिव नगर विकास रहा उत्तर प्रदेश सरकार में, वो अनुभव काम आया। मैं कानपुर में वाइस चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी था, वो अनुभव मुझे काम आया। मैं नगर निगम का जो म्यूनिसिपल कमिश्नर था, वो अनुभव मुझे काम आया। इसी प्रकार से चाहे अमृत योजना थी, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, या हाउसिंग का प्रधानमंत्री आवास योजना, सोचिए कि दुनिया का इतना बड़ा हाउसिंग का कार्यक्रम, आज तक मदर प्लैनेट हमारे जो धरती माँ के ऊपर किसी भी देश ने हिम्मत भी नहीं की। हमारे देश में केवल 8.5 लाख मकान बने थे 10-12 साल में, 2005 से स्टार्ट करके 2014-15 तक, और यहाँ हम 1.25 करोड़ मकान बना लें। और इतना बढ़िया काम हुआ, आप जाके देखिए कि मकानों में, हर मकान में पानी भी है, बिजली भी है, गैस का चूल्हा भी है, वहाँ बने शौचालय भी है, सारी की सारी सुविधाएं, जिससे एक परिवार को पंख लगे और परिवार काफ़ी आगे बढ़े। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी। आपका जो एनुअलम था, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये सबको कैसे रोजगार देंगे, कैसे सेल्फ हेल्प करें, तो उसके बारे में कितने अनुभव। जो हमारा जो स्मार्ट सिटी मिशन था, कैसे हम लोगों को, शहरों को स्मार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे अनुभव होते हैं, उस अनुभव से हम और आगे बढ़ने की ताकत हमें मिलती रहती है।
देश दुनिया में, जैसे हम भारत सरकार में सचिव था, दुनिया भर के देशों से हमारा संपर्क होता था, उनके साथ सीधे सीधे संवाद होता था। अब उसके लिए हमें पूरे देश को जानना जरूरी है, पूरे देश को समझना जरूरी है। जो ट्रांसपोर्ट का हमारा कार्यक्रम था, मेट्रो का कार्यक्रम, पूरे देश में इतना बड़ा मेट्रो का कार्यक्रम चला, आप जानते होंगे करीब 900 किलोमीटर मेट्रो आज पूरे देश के 28 शहरों में चल रही है। करीब 1100 आपके कानपुर में भी मेट्रो चली, वो मुझे गौरव मिला, मैंने कानपुर का सेंक्शन भी करवाया। वहाँ पे यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल होता है, उसको हमने इसको सेंक्शन भी करवाया और उसको पहले नींव भी रखवाया। उसका उद्घाटन भी, जिस दिन पहला उद्घाटन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन किया था 28 दिसंबर 2021 को, मैं उसमें वहाँ भी था। और आज मुख्य सचिव के रूप में उसको फिर से पूरा आगे करने का मुझे कार्य मिला हुआ। ये हमारा समय के साथ जितने सारे अनुभव बढ़ते जाते हैं, हमें और आगे काम करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। आज मुख्य सचिव के रूप में इतने सारे विभागों को मैं देखता हूँ, वो हमारे अनुभव है, जिसकी वजह से हर एक चीज़ समझने में मुझे बड़ा आसानी होती है और उनको मैं गाइडेंस भी दे सकता हूँ, उन्हें सुपरवाइज भी कर सकता हूँ। उनको नज़दीक से जब उनकी पॉलिसी बनती है, उसको भी, उसकी गहनता को, उसकी गंभीरता को समझते हुए, नज़दीक से देखते हुए उसको भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे लगता है, क्योंकि यंग यूथ पे तो हो सकता है कि आदमी बहुत इंथुजियाज्म हो, बहुत जल्दी कुछ काम करना चाहे, लेकिन चूँकि पब्लिक लाइफ से डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसलिए हमें गलती नहीं होनी चाहिए। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप इतने विभिन्न पदों पे रह चुके हैं, तो आपकी सर्विस शायद 30+ ईयर्स की हो चुकी है, 30 से 35 साल आप हो मैं चुके इस हैं। समय 40वें साल में चल रहा हूँ। हाँ, तो सर जैसा 40 कि साल की मेरी सेवा हो रही है। अभी मैं आपके कर्मचारी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि आप सुबह 9 बजे आते हैं और शाम को 9 बजे जाते हैं। तो जैसे कि इतना सब तमाम तरह के काम होते हैं, तो इसमें एक अच्छा फैमिली सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके सिवा इस उम्र में आप इतना काम करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपके मन में किसी प्रकार की दुर्विचार न हो, शुद्ध मन से, स्वच्छ मन से अगर आप काम कर रहे हो और पूरा का पूरा कमिटमेंट हो देश को काम करने के लिए, प्रदेश को काम करने के लिए, मेरी पूरा का पूरा मेरा फोकस है कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आज देश में पूरी एक इतना बड़ा बदलाव कर, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला 7.5 साल देश में एडिशनल सेक्रेटरी और उसके बाद फिर सेक्रेटरी के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। पूरे देश भर के अर्बन इलाके में काम किया। आज पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से मुझे काम करने का मौका, तो मुझे लगता है कि ये तो भगवान का दिया हुआ मुझे एक मौका है। गांव से निकला हुआ एक बच्चा अधिक से अधिक में प्राइमरी स्कूल का मास्टर बन जाता है, इंटर कॉलेज का मास्टर बन जाता है, लेकिन वहां से भगवान ने मुझे मौका दिया, आज मैं ये मौका मिला। तो अगर मन में आपके किसी प्रकार की उलझन न हो, कुछ और बीच में सीधा सीधा अगर आपकी सेवा करने की भावना हो, जो पब्लिक सर्विस में होना चाहिए, तो मुझे लगता है आपको कभी थकान नहीं होगी। थकान तो तब होती है जब आदमी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। थकान तब होती है आप सोचते कुछ है, करते कुछ है। अगर आप सोचते वही हैं जो करते हैं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ करते हैं, भगवान का एक तरह से आप आराधना के रूप में करते हैं। क्योंकि जब मैं कुछ भी काम करता हूँ, ईश्वर को समर्पित करके करता हूँ कि भगवान तुमने मुझे आज ये मौका दिया, आज मैं अपने लोगों के लिए ये काम कर सकता हूँ। साथ ही साथ देखिए, परिवार का साथ सवाल है, परिवार हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे 2 बच्चे हैं, मतलब मेरी बिटिया है, बेटा है, मेरी पत्नी है, उनके प्रति भी वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो भी ईश्वरीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उनको किसी प्रकार की कुछ, जहाँ भी हमारी जो जिम्मेदारी उसको पूरा हम उसको निर्वहन करें, वो भी आवश्यक है कि हमें परिवार भी चलाना है और अपने काम को भी करना है। और ये सब चीज़ें अगर आपका मन पवित्र है, मन आपका भाव, आपके जो क्या कहते हैं सोच आपका शुद्ध है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कठिनाई होगी, कोई उम्र इसमें बाधा नहीं आती। और आज देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हैं आप, उनकी उम्र कितनी 70 से ऊपर है। आप कभी भी सोच ही नहीं सकते कि कब सोते हैं, कब काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और हर समय तरोताजा रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिए, सवेरे से लेकर रात तक लगे रहते हैं, कभी मैंने उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखा। तो ये केवल इसलिए होता है क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और शुद्ध अंतर्मन से आप काम को पूरा अपना एक पूजा मान करके काम करते हैं, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, अभी आपने मन के कॉन्फ्लिक्ट की बात की, तो आपके करियर में कभी ऐसा कोई पॉइंट आया जहाँ रूल्स कुछ अलाउ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका मन कह रहा हो कि नहीं, ये काम करना चाहिए? ऐसा बहुत बार आता है, एक बार नहीं कई बार आता है। ऐसे बहुत सारे आपके अनुभव होते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए लेकिन हमको ऐसे करना है। लेकिन हमें अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत जो व्यवस्था दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो व्यवस्था, क्योंकि हम लोग अपने मन से काम नहीं करते, हम चाहें कि हम अपने मुताबिक लेकर के चले, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उस व्यवस्था के तहत काम लेकर चलना है, और अगर हम नहीं कर सकते तो उससे हमको अलग हो जाना चाहिए। ऐसा होता है, लेकिन वो अपने आप को स्वयं जब आप उस पर जब
विचार विमर्श करते हैं, अपने खुद को विमर्श करते हैं, अंतः अविचार करते हैं, तो उन वो सारे कॉन्फ्लिक्ट का जवाब अपने आप मिल जाता है। देखिए, जब मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा 1984 में सिलेक्शन हुआ, उससे मैंने सोचा कि मेरे जीवन का कुछ न कुछ एक ध्रुव तारा होना चाहिए हमारी सोच को समझने के लिए, कि जब भी मैं विचार करूं तो वो ध्रुव तारा मुझे नजर आए, और वो मुझे नजर आए कबीर दास के एक दोहे में। और मैं बता दूं कि 1986 में जब मैं बरेली में एसडीएम बना, आंवला तहसील का एसडीएम, तो उस समय मैं उसने ध्रुव तारा को अपने सामने हमारे पीठ के पीछे जो है वहाँ पे हमेशा था कि जो भी आदमी मुझसे मिलने आए उसको देखे। और वो आज भी है जो मुख्य सचिव के तौर पे मेरे कमरे में वो विराजमान है। वो हमारा है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, एवरीथिंग ऑन मेरिट, हर चीज़ हमें मेरिट पे देखना है, न किसी से दोस्ती है न दुश्मनी है, जो सही है वो हमें करना है। ये हमने अपने साथ हमेशा रखा। बस फ़र्क ये हुआ कि जब मैं बरेली में एसडीएम था तो एक लकड़ी के तख्ती पे था। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार का जब मैं सचिव वगैरह बना तो उसने टीन के तख्ती पे लगा दिया। जब मैं भारत सरकार का सचिव बना तो हमारे CPWD के लोगों ने कहा, साहब ये कैसी टीन की तख्ती पे आपका है, इसको तो आपको स्टील पे होना चाहिए। और आज देखिए मुख्य सचिव कमरे, ये हमारा CPWD ने बनाया, वहाँ से निकाला, यहाँ हर दफ्तर में मेरा चला जाता। साथ ही साथ एक हमारा दर्शन भी होना चाहिए, क्लियर दर्शन होना चाहिए। वो दर्शन, जब मैं IAS का इंटरव्यू देने दिल्ली गया था तो मैंने 30 जनवरी जो वहाँ पे गांधी जी की वो है स्मारक है, वहाँ मुझे गांधी जी का ताबीज़ मिला। वो गांधी जी का ताबीज़ मुझे इतना अच्छा लगा कि उसे मैंने हाथ से नोट कर लिया था। और बाद में जब मैं एसडीएम बना तो मैंने इसको भी कहा, ये मेरे साथ हमेशा चलना चाहिए। और वो है कि जब कभी किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट आए, गांधी जी ने कहा कि उनका एक अजूबा ताबीज़ है वो, कि आपके मन में जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो हमेशा अपने चेहरे के सामने जो सबसे गरीब आदमी है उसको आप ले आइए, और एक बार सोचिए कि क्या आपके उस काम करने से उस गरीब आदमी का भला होगा। आप स्वतः हर प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट जो है मोम के जैसे पिघल जाती है। आज भी वो है। और मैंने गांधी जी को अपने सामने, हमेशा गांधी जी की तस्वीर भी हमारे साथ चलती है, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी बातें उनकी जो जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए हमेशा सहायक रहा है। ये तो हमने आपके काम की बात की। काम के बिना कुछ आपके एस्केप क्या है वर्क से? अपने जब आप काम नहीं कर रहे होते तब आप क्या कर रहे होते हैं? मैं काफ़ी पढ़ाई करता हूँ, काफ़ी लिखता हूँ। अभी तो मुख्य सचिव के रूप में बहुत कम लिख पाया हूँ, मैंने लिखने का मुझे मौका ही नहीं मिलता, इतना ज़्यादा मैं बिजी रहता हूँ सब इसलिए कर आता कि इवन भारत सरकार के सचिव के रूप में मैं समझता हूँ कि कम से कम मैं करीब 4.5 साल के भीतर करीब 20 एक पेपर्स मेरे पब्लिश हुए होंगे, इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल्स में हमारे पब्लिश होंगे। दुनिया भर में तमाम सारी किताबों में मैंने चैप्टर्स भी लिखे। लिखने पढ़ने का शौक़ मुझे है, पढ़ाने का मुझे शौक़ है। मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, चाहे एकेडमी में हो चाहे यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी पढ़ाने का शौक़ है। मुझे घूमने का शौक़ है, पर्यटन का बहुत शौक़ है। मैं अगर कहीं भी सरकारी काम से भी गया तो थोड़ा सा वक्त निकाल करके वहाँ जाके देखता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ और सीखता हूँ बड़े नज़दीक से। मैं बताऊँ कि जब मैं IIT में आप लोग साथ था, मैं बड़ा साधारण परिवार से, मैंने बताया कि ऐसे परिवार था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसे हम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन मन करता था चीज़ों को देखने के लिए। तो अब हम वहाँ से जो पता चला कि कानपुर से लखनऊ की दौड़ हुई। मैं 1978 में 15 अगस्त को जो दौड़ हुई, मैं उसमें भाग लिया, वॉलंटियर किया मैंने, कुछ मैं आऊँगा दौड़ में। लखनऊ देखने आ गए, पैदल दौड़ करके आ गए, पैदल दौड़ करके। मैं दौड़ने का, हम लोग पहले दिन आए तो सरोजिनी नगर में जो हमारा अपट्रॉन का दफ्तर था, उनका गेस्ट हाउस, वहीं हम लोग रात में ठहरे और अगले दिन यहाँ पे KD सिंह बाबू स्टेडियम में। और केवल 3 लोग पूरा दौड़े थे, इसमें मैं भी एक था। बाकी लोग तो कुछ बीच में साइकिल में या बस में भी चले गए थे, लेकिन वो 3 में से मैं भी एक था। इसी प्रकार से वो साइकिल से हम लोग खजुराहो चले गए। मैं ऑर्गेनाइज खजुराहो गए, वहाँ पे बीच में कहीं स्कूल में ठहर गए, कहीं धर्मशाला में ठहर गए, ताकि पैसा कम से कम खर्च हो, हम जा कर के देखें। और खजुराहो जाके पूरा का पूरा खजुराहो, पन्ना, सारा सारा जाके देखा। हम बड़े सारे अपने एक्सपीडिशंस किया करते थे, खुद ऑर्गेनाइज कर लेता था। हम लोग सारे मिलके NCC में था, NCC में चाहे हिमाचल प्रदेश में हो या उत्तराखंड में हो, गढ़वाल में हो, कुमाऊं में, हम लोग हर साल मैंने कोई ना कोई ट्रिप जरूर किया करते थे।
तो कम खर्च से घूमना। और अब जब सरकार में आ गया तो सरकार में इतने सारे जगह में, पूरे दुनिया में इतने देशों में मैं गया हूँ। अपने हिंदुस्तान के जितने सारे राज्य हैं या जो हमारे यूनियन टेरिटरी, सभी में मैं गया हूँ। और जहाँ भी गया हूँ तो वहाँ पे अपने काम के अलावा थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुछ जगहों को भी मैंने देखा है, बड़े नज़दीक से देखा, और हर जगह से कुछ सीखा भी है। और उस सीख को मैंने कोशिश की कि कैसे हम दूसरी जगह अपने कार्य क्षेत्र में वहाँ पे उसको लगा सकें। और ये बड़े सारे एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ जो कि मैंने कराया आगे चलकर। सर जैसे सरकारें आती है, सरकारें जाती है, पर जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी होती है वो वहीं पे रहती है। तो जैसे कि कोई सरकार बदलती है तो आपके काम करने का अंदाज़ बदलता है, या फिर ऐसा कुछ होता है, या कभी किसी काम में पॉलिटिकल प्रेशर आता हो, ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है? ये देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर की बात लोग बहुत सारे करते हैं। मैंने अपने 40 साल के सर्विस में मुझे कभी पॉलिटिकल प्रेशर मुझे नहीं अनुभव हुआ। मुझे भी लोग बहुत सारे कहते हैं। हाँ, ऐसा है कि आप कई बार सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया, आपको हटा दिया गया। भाई हम तो सरकार की नौकरी में, हमको अगर एक जगह से हटा करके दूसरी जगह कर दिया गया तो वहाँ पे जाकर वही काम करेंगे। हमारा उससे कोई पैसा, हमने कोई वहाँ पे अपना एग्रीमेंट छोड़ कर रखा कि हमें परमानेंट यहीं पे सेवा करनी है। ऐसे तकलीफ के वक्त आते हैं, और मेरे भी पूरे सेवा में कई बार ऐसे वक्त आए। तब जैसे मैं आगरा में बहुत अच्छा काम कर रहा था, आगरा का जब मैं बहुत अच्छा काम करता, वन फाइन मॉर्निंग आया कि अब वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अच्छा हुआ, उसमें तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री थे, माननीय कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने मुझे वहाँ से हटा करके कानपुर का वाइस चेयरमैन बना दिया, जो कि उसमें कमिश्नर लेवल के अधिकारी हुआ करते थे, और मैं तो कमिश्नर बना भी नहीं था। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहाँ बड़ा अच्छा काम करता। अब मैं सोचूं कि मुझे नुकसान हो गया था, कुछ ऐसी कुछ वजह थी, कुछ ऐसी पॉलिटिकल वजह थी जिसकी वजह से हो गया, तो हो गया। मैं सोनभद्र में बहुत अच्छा काम करता था, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वन फाइन मॉर्निंग में वहाँ से हटा दिया गया। तो हटा दिया, कोई बात नहीं। मैं वापस आके सचिवालय में अच्छा काम करने लगा, क्योंकि मेरा कोई उससे लगाव नहीं था। और जिस दिन हमारे अंदर इस प्रकार का लगाव खत्म हो जाएगा, भी हम ही से सब कुछ होना है या हम ही इसको करेंगे, ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं। लोग बहुत सारे होते हैं, सोचते हैं कि बड़ी मलाईदार पोस्टिंग है। मैंने कभी किसी के पास पोस्टिंग के लिए कभी गया ही नहीं, किसी से कहा ही नहीं मैंने कि हमको यहाँ पोस्टिंग कर, जहाँ पोस्टिंग कर दो वहीं मैं अपना बेस्ट करूँगा। क्योंकि मन में अगर देशभक्ति हो, अगर मन में है कि हम सिविल सर्विसेज के पब्लिक को, मैं उनका अपना जो उस पूजा भाव से सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें किसी पोस्टिंग का फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने कभी सोचा ही नहीं। कई लोगों ने कहा कि अरे आपके यहाँ, आप तो इसके लिए बड़े काबिल हैं। नहीं, मैं दूसरे के लिए भी काबिल हूँ। आप जहाँ रखोगे, मैं पब्लिक सर्विस में हूँ, जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था में जहाँ रहोगे तो वहाँ पर हम काम कर लेंगे। तो ऐसी कई बार कॉन्फ्लिक्ट आती है, कई बार तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों होती है? हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, हमारी पत्नी को तकलीफ होती है। अब जैसे सोनभद्र में तो मैं इतना बढ़िया काम कर रहा था, मेरी पत्नी उस समय कानपुर में पोस्टेड थी, कानपुर में वो इंडो डच प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। वो आके मुझे एक हफ्ते पहले वहाँ की नौकरी छोड़ करके ज्वाइन किया था, और उसके 8 दिन के बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो हो जाता है, बट कोई बात नहीं, वो भी इसके साथ, क्योंकि बच्चों को भी, पत्नी को भी, उन्हें एक आदत पड़ जाती है। उन्हें मालूम है कि भाई ठीक है, ये जहाँ जाएंगे ये कहीं किसी से मिलने नहीं जाएंगे कि भाई हमको ये रहना, नहीं, नए जगह पे जाके नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम करना चालू कर देंगे। तो ये जो बात है पॉलिटिकल को, और ये देखिए पॉलिटिकल सिस्टम को भी मालूम होता है हर एक के बारे में। लोगों को मेरे बारे में मालूम है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ। अगर किसी को इस बात का मैंने क्या कहते हैं, इस बात को उनको लगे कि भाई ठीक है हम जो काम करेंगे, सबको सब कुछ मालूम होता है। क्योंकि मैं कई सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बड़े नज़दीक से जब मुझे बात करने की मुझे बताते हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है, कौन आदमी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो हमें इस बात की कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। और जब हमारी कोई अपनी खुद की अपेक्षा नहीं है तो स्वच्छंद हम आप काम करें। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करते हैं, हमें जो अधिकार मिले हैं उसके तहत हम काम करते हैं, अपने देश के संविधान और अपने इस व्यवस्था के तहत काम करते हैं। तो हम अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे एक भक्ति के साथ अगर हम काम करें तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है, थोड़ा बड़ा कष्ट होता है, ठीक। सर एक सवाल मैं भी अभी सरकार के ऊपर करना चाहूँगा। जैसे कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बाहर जो पब्लिक में एक इमेज है तो लोग सोचते हैं कि वो ऑन द स्पॉट फैसले लेते हैं, तो बैकग्राउंड में कितनी ज़्यादा प्रिपरेशंस होती है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे तो लगता है कि वो एक प्रकार से इतनी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया टाइप का, इतनी जानकारी है उनके पास। मैं तो देख के दंग रहता हूँ, इतना ज़्यादा प्रदेश को इतने नज़दीक से देखते, क्योंकि वो एक ज़मीन के नेता है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी को देखता था जब मैं वहाँ पे दिल्ली में काम करता था, सचिव था।
वो इतना ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए, इतनी सारी जानकारी रखते हैं। ऐसे जो हमारे राजनेता हैं बड़े क्या कहूँगा कि दुर्लभ है, मतलब उनको कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ उनके पास हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई आदेश देते हैं, उस आदेश को अनुपालन करने के लिए हमें व्यवस्था के तहत उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ता है। अगर हम उसका कोई शासन का आदेश जारी करें, शासन का आदेश जारी की एक सर्टेन प्रक्रिया के तहत उन सारे एस्पेक्ट को देख लेते हैं। लेकिन मुझे कई बार मुख्यमंत्री से मैं कहता हूँ, सर लगता है आपने कैसे देख लिया इस चीज़ को? वो आगे उनका कुछ मे बी आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं मालूम कि उनको क्या है, बट मुझे लगता है कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ भी हैं और प्लस अनुभव इतना ज़्यादा है, और जिसके नाते वो जहाँ भी हाथ रखते हैं, जो भी कहते हैं, कई बार हमें लगता है कि ये तो जो साहब कर रहे हैं पता नहीं पॉसिबल होगा। जैसे उदाहरण दूँ मैं, जब हम लोग को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो उन्होंने टारगेट रखा कि चलो 10 लाख करोड़ तक हमको करना है, क्योंकि कोई भी राज्य उतना नहीं करा पाया था। हम लोग जब आपस में बात करते थे सोचते थे कि यार कैसे पॉसिबल है, इतना तो आज तक हुआ नहीं। ये तो पहले 4 लाख हुआ, 5 लाख कर देंगे, 6 लाख कर देंगे, और हुआ कितना 35.5 लाख करोड़ का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ताकत मालूम थी इस ब्यूरोक्रेसी। ऐसे जब माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कोई बात कहते थे कि भाई हाउसिंग फॉर ऑल, सबको जो है सबको मकान चाहिए, उसके पहले हिंदुस्तान में 8.5 लाख मकान 12 साल में हुए थे। 8.5 लाख, और उसमें भी आधे से ज़्यादा खाली पड़े हुए, क्योंकि उसमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतनी सारी बहुत उल्टे सीधी जगह बना दिए गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको तो सबको मकान देना, और देखा कि अनुमान 1 करोड़ से ज़्यादा बना, 1.25 करोड़ बन गए। लगता था कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन जब उन्होंने काम करना चालू किया तो पता चला कि धड़ाधड़ होना चालू हो गया। ये कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, कुछ उनके पास इतनी ताकत है, वो देख सकते हैं, नज़दीक से देख सकते हैं। क्योंकि मकान बनाने के लिए ज़मीन भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, आपको मटेरियल भी चाहिए, बनाने वाले भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और वही नहीं, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आज हिंदुस्तान में आ चुकी है, किसी के बाद। तो ये सब मुझे कई बार आश्चर्य भी होता है और विश्वास भी होता है, भाई चलो हम ऐसे युग में काम कर रहे हैं, ये मुझे ऐसे समय में काम करने को मौका मिला है जिस समय में इतने बड़े लीडर्स जो बहुत दूरदर्शी हैं, बहुत अनुभवी हैं, और फुल्ली पूरी तरीके से कमिटेड है देश के प्रति और प्रदेश के प्रति, कि उनका हमेशा हर वक्त सोच लगता है कि कैसे हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा दें। तो इनके साथ काम करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ, मुझे अनुभव एक क्या कहेंगे अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए अपना सौभाग्य है। सर एक सवाल मैं लेके आया था लेकिन मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मैं सोच के आया था कि अगर आप कॉलेज के दिनों में वापस जाओ तो कौन सा करियर वापस चूज़ करना पसंद करोगे। तो अभी काफ़ी क्लियर हो गया कि आप यही वाला वापस चूज़ करोगे, देशभक्ति वाला। पर सर आफ्टर रिटायरमेंट क्या प्लान्स हैं? पॉलिटिक्स या फिर आईआईटी में प्रोफेसर बनना, वैसा कुछ है? देखिए, मैंने कहा कि मेरा रास्ता बड़ा साफ है, अपने देश के लिए मैं सब कुछ करूँगा, तो रिटायर तो मैं कभी नहीं होऊंगा। मैं तो देश के लिए ही करता रहूँगा, क्योंकि मैं देश के प्रति इतना ज़्यादा मैंने देश से पाया है, आज यहाँ तक पहुँचे। किस रूप में, चाहे मैं पढ़ा करके करूँ, जैसे भी करूँ, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ करता रहूँगा, बहुत कुछ करूँगा। इतना मेरे मन में अभी भी लगता है कि मेरे अंदर देने की बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ मेरी क्षमताएं भी हैं, बहुत कुछ अनुभव भी हैं, और बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ और देश के लिए हर तरह से, जो कि और ये युग है। देखिए, इस समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अमृत काल, उन्होंने कहा देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की, ऐसे में तो हर एक की जिम्मेदारी बनती है। और हमारे जैसे लोगों की जो कि इतना बड़ा अनुभव, 40 साल का अनुभव हमको सिविल सर्विसेज में है, अलग अलग राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे, विदेशों में भी जाकर अनुभव, तो हम कितना हम दे सकते हैं। ऐसे रिटायर तो वो करता है जिसके पास कुछ करने को नहीं है, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है सर, फाइनली मैं चाहूँगा कि थोड़े एंडिंग रिमार्क्स दें और यूथ के लिए एक मैसेज दें जो आजकल की युवा हैं। आजकल के युवा को मैं कहूँगा कि आज देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जो पिछले 9-10 साल में परिवर्तन की लहर आई हर क्षेत्र में, क्योंकि जब मैं इस बीच में 2-3 बार आईआईटी कानपुर गया, तो मुझे देख के इतना खुशी हुआ, क्योंकि हम कंपेयर करते थे जब अपने वक्त से, तो हम लोग उसमें हर आदमी एक निष्ठ हुआ करता था कि भैया अमेरिका जाना। वो थर्ड ईयर के बाद तो अपनी जीव टंग को जो है बिल्कुल लपेटना चालू कर देता था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि वहाँ पे इतने सारे इनोवेशन, इतनी सारी इंटरप्रेन्योरशिप, इतने सारे आई मीन नए नए किस्म के जो वहाँ पे नवाचार हो रहे हैं आईआईटी कानपुर में। बच्चों में मैं उत्साह देखा, मैं आया आपका स्टार्टअप के बारे में आया देखने के कितने सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो बड़ा खुशी हुआ।
और इतने किस्म के यानी स्टार्टअप्स भी तमाम किस्म के स्टार्टअप्स, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान में एक बदलाव का माहौल बना हुआ है। इस बदलाव के माहौल में युवा को मैं कहूँगा कि पहले तो जो होता था कि जो ऐसे होता कि ब्रह्मचर्य में अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने का, तो आप अपने आप को इसलिए सक्षम बनाओ कि जिससे आप देश के लिए कुछ कर सकते हो। और जो देश प्रथम की भावना है, नेशन फर्स्ट, वो नेशन की जब सेवा करोगे तो आप तो खुद अपनी तो खुद नेशन आपका ध्यान में रखेगा। तो उस भावना के साथ आप अगर काम करो, क्योंकि देश तो हमारा विकसित होना ही होना है, ये तो पक्का मान के चलो कि मैं तो इसलिए चूंकि माननीय प्रधानमंत्री के साथ इतना नज़दीक से मैंने काम किया, वहाँ देखा उनको काम करते हुए, जो उन्होंने संकल्प लिया वो सब सिद्ध हुआ है। मैंने कभी देखा ही नहीं कि उन्होंने कुछ सोचा और ना हुआ। तो जो उनका एक संकल्प है कि 2047 तक देश विकसित और आत्मनिर्भर होगा, होना ही होना। तो 25 साल के बाद अगर आप जब देखोगे, देखो हमारा देश अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी और साउथ कोरिया, सिंगापुर, उन सारे देशों की श्रेणी में जब आ गया, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमने क्या किया उसके लिए। अगर आप सोचेंगे, जरूरी नहीं, देखो एक समुद्र छोटे छोटे बूंद से बनता है, तो अगर आप सोचोगे कि हमने ये काम किया जिसकी वजह से आज देश यहाँ पहुंचा, एक बड़ी गर्व की अनुभूति होगी। और अगर आप सोचोगे कि हम तो खाली साक्षी थे जब हो रहा था, जब चीज़ें हो रही थी और हम वहाँ पे हम भी साथ में बस बैठे हुए यात्रा कर रहे थे, तो फिर आपको लगेगा यार हमने अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर दी, हमको भी कुछ करना चाहिए था। तो अभी अवसर है, मैं समझता हूँ कि अवसर है। और हर फील्ड में, चाहे खेल में अगर आप बहुत अच्छे हो तो देखो खेल पर आज हम तो ओलंपिक से लेकर के जो एशियन गेम से लेकर के कॉमनवेल्थ गेम से लेकर हर वर्ल्ड स्तर के जितने का सब में हम लोग पुरस्कार लाए, तो वहाँ पर अच्छा करो। अगर आप अच्छा लिखते हो तो देखो लेखों का उनका लेखों का इतना सम्मान, इतने सारे काम कभी हुआ ना। अगर आप कोई आप आर्मी में जाना चाहते हो, आर्मी का देखिए कि किस प्रकार से हो रही है, सिविल सर्विस में कैसा परिवर्तन हो रहा है। हर क्षेत्र में आपका जो पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी में इतना परिवर्तन हो रहा है। एग्रीकल्चर में मुझे बड़ी खुशी होती है, आईआईटी के बच्चों को मैंने देखा, आईआईटी पढ़े हुए बच्चे आजकल एग्रीटेक में काफ़ी आ गए। आपको बताऊं मैंने कितना अच्छी बात है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। जब माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया एग्रीटेक के बारे में, पिछले बजट भाषण में अनाउंस किया, ये हुआ कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, तो हमारा उत्तर प्रदेश में बहुत कम हुआ था तब तक। लेकिन हम लोगों ने पीछे पड़ करके काफ़ी ज़्यादा मदद, इसके लिए काफ़ी हमें मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और मैं तारीफ़ करूँगा हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, उन्होंने हमसे सारा चीज़ कन्वर्ज करके आज हमारे प्रदेश में लगभग करीब 7.5 करोड़ वो है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, प्लॉट्स हैं। करीब 5 करोड़ को हम लोग उसका जियो रेफरेंस कर चुके हैं। मैंने हर प्लॉट का, जैसे आपका नाम अंकित है, इनका नाम जो है सुशांत है, या उसका साहिल है, आप हमारे अकील साहब है, ऐसे हर प्लॉट का अपना नाम हो गया। और असर क्या देखिए कितना बढ़िया असर हुआ। अभी हमारा जो पीछे जो खरीफ की फसल हुई, 21 जनपदों में 100% हर प्लॉट का जो खसरा में जो भरने का होता है, पहले लेखपाल जी कहीं भी कुछ भी भर सकते थे, आप बोया है धान लिख देंगे वहाँ पे कि बोया है कुछ और, लौकी बोया है और कुछ और बोया है, क्योंकि वो कहीं भरते नहीं, एक जगह बैठ के भर देते। अब हर जगह आप अपना कैमरा से फोटो खींचोगे हर प्लॉट में, और उसमें क्या बोया वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा, नहीं तो आप उसको भर दोगे। तो हर प्लॉट के बारे में कितना क्या बोया है, क्या हुआ, एक एक जानकारी मिल गई। हर प्लॉट में हम उसका अगर उसका जो जैसे हमारा हेल्थ होता है वैसे सॉइल का हेल्थ है, वो हमको जानकारी मिली। हर प्लॉट में कितना पानी देना है, क्या खाद वहाँ देनी है, क्या हमें जो और चीज़ें करनी है, हम आगे क्या प्लानिंग, एक एक चीज़ प्लानिंग ग्राउंड में कर सकते हैं। और अभी रबी में हम पूरे प्रदेश के 100% 75 जिलों में इसको 100% लागू करेंगे। दैट इज द वे वी आर मूविंग। ये नवंबर के एंड तक, दिसंबर में जब अगला नेक्स्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा, पूरे प्रदेश भर में होगा। आप देखिए कि इस टेक्नोलॉजी से कितना फर्क आया। आने वाले समय में कल को कोई अगर लॉस होता है तो हम एक एक प्लॉट को बता सकते हैं वहाँ पे क्या लॉस हुआ। हर एक का अपना एड्रेस हो गया, हर एक को हम एड्रेस कर सकते हैं, हर एक को हम एडवाइजरी भेज सकते हैं कि आपको ये प्रोसेस करना, आपको ये चीज़ करना, एक एक एडवाइजरी भेज सकते हैं। हर किसान उसके साथ कनेक्टेड। तो आज टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से प्रयोग हुआ और ईज ऑफ लिविंग, कैसे लोग अपने जीवन को आसान कर लेंगे, जिससे कि अपने देश की इस जो विकास धारा है, उस विकास धारा में अपने को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, आप पढ़ाई के बारे में। मुझे आईआईटी खड़गपुर में गया, आईआईटी खड़गपुर के उनके
फाउंडेशन डे में गया, वहाँ मुझे एक IIT खड़गपुर का एक अलमनाई मिला। उसने कहा कि आपको एनी टाइम एनीवेयर एनी सब्जेक्ट आपको कोचिंग करें। बड़ा अच्छा लगा, मैंने फिर उसके बाद बैठा मैं उनको, मैं यहाँ भी बुलाया कि आप उत्तर प्रदेश में कराइए इस काम। उसने स्टार्टअप किया कि भाई ठीक है, सारे हमको हर जगह कभी भी आपको, जैसे रात में आप 12 बजे का एक लेकर ये फला मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, कैसे करें, उसके उस पर है प्लेटफॉर्म से आप संबंधित जो कंडक्ट करेंगे वो आपको रात में पढ़ा देगा। तो आप इतनी सारी, बिकॉज इट इज़ ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हमारा जो इतने किस्म किस्म के काम हो रहे हैं, तो युवा के लिए आज अवसर ही अवसर है। मैं कहूँगा कि इतना अवसर, हम तो अपने आप को कई बार एनवी फील करते कि जब हम पढ़ते थे तो लगता था IIT नहीं गए तो क्या गए, क्या किया। मतलब IIT कानपुर में जब मैं गया तो वहाँ पे एक बड़ी समस्या आती थी कि किताबें बड़ी महंगी मिलती थी। एक किताब 500, उस ज़माने में इतना पैसा था, मेरे पिताजी बड़े साधारण सेवा में थे, पैसा इतना दे नहीं सकते। तो वहाँ जो मैं राजा रमन साहब की बात किया, उनकी पत्नी थी स्टूडेंट अफेयर, तो उनकी मदद से हमने एक बुक बैंक बनवाया था। और उस बुक बैंक में हम लोगों ने किस तरह, इसीलिए सोचा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ताकि हम किताब को, अब उसमें हमारे डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स ने मदद किया कि आप किताब को हम किसी भी बच्चे को 10% पे दे देते थे। अगर 500 रुपये किताब है तो 50 रुपये में उस किताब को दे देते थे। और जब वो सेमेस्टर के बाद उस किताब को उसी हालत में वापस करता था, उसका 50 में 25 रुपये वापस कर देते, यानी 5% कॉस्ट पे किताब मिलती थी। सोचिए बुक बैंक से हमारे जैसे बच्चे, जो साधारण बच्चे थे, सब बच्चों को मदद मिल गई। आज तो डिजिटल माध्यम से बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती है, उसको आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो हम लोग कैसे, जो हमारा बदलता हुआ देश है उसमें जो एक हर कोई को कैसे जोड़ करके उसको विकास धारा में जोड़ सकते हैं, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात की। उस पंचप्रण में हम कैसे हर एक को जोड़ करके, हर एक को कर्तव्य भावना से करके इस देश के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि सबको योगदान करने की आवश्यकता है। और IIT जैसी जगह पर अगर कोई पहुँचता है तो उसकी तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम पढ़ते थे तो लगता था कि IIT के बाद अगर ये नहीं किया तो क्या किया। आज तो जहाँ भी जिस फील्ड में आप जाओगे वहाँ पे अवसर की कमी नहीं। सर ये सारे अवसर आप ही लोगों ने बनाए हैं, पहले उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। और उसके सिवा आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे, मतलब कैसे एक छोटे से छोटा देश का नागरिक भी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है देश के लिए, छोटे से छोटे नागरिक से लेकर बड़े से बड़ी सिविल सर्वेंट तक, तो कैसे देश के लिए हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।